एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए, आज का विषय बिंदु है डार्विनिज्म, है ना। डार्विनवाद क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यह एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो डार्विनिज्म क्या है? डार्विन ने अपने जैविक उद्विकास के सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को अथवा सामर्थ्य की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है और निम्नलिखित 5 बिंदुओं के आधार पर जैविक उद्विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है। नंबर को, जीवों में संतानोत्पत्ति यानी प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। माल्थस के सिद्धांत के भांति डार्विन महोदय भी इस बात में विश्वास करते थे कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, परंतु प्रकृति स्वयं ही इस पर नियंत्रण भी रखती है, जिससे उसकी संख्या अधिक नहीं हो पाती है और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि हाथी सबसे धीमी गति से प्रजनन करने वाला प्राणी है और उसकी प्रजनन आयु भी 30 वर्ष में प्रारंभ होती है। इस प्रकार से एक जोड़ा हाथी से 750 वर्षों में 19 लाख हाथियों की उत्पत्ति हो जाएगी, परंतु व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा स्वयं ही ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाते हैं जिससे उसकी संख्या नियत बनी रहती है। अब अगला पॉइंट है प्राकृतिक चयन या वरण, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को सामर्थ्य की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन महोदय के अनुसार पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन से जीवों में विविधता उत्पन्न होती है और प्रकृति द्वारा सर्वाधिक अनुकूल विविधता वाले जीवों का चयन कर लिया जाता है, जबकि प्रतिकूल विविधता वाले जीव धीरे धीरे लुप्तप्राय हो जाते हैं। इसे ही डार्विन के प्राकृतिक चयन या वरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जीव परिवर्तित पर्यावरण के साथ अनुकूलता स्थापित करने में सक्षम हो पाते हैं, उसी का अस्तित्व बना रहता है। आगे है कि डार्विन महोदय के अनुसार मानव के अधिकांश लक्षण इसी अनुकूलता से प्रभावित हैं। ठंडे प्रदेश के मानव के नाक लंबी तथा संकरी पाई जाती है, जिससे वायु नथुनों में घुसकर धीरे धीरे गर्म होकर फेफड़ों में प्रवेश करता है, जिससे मानव पर ठंडी हवाओं का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि इसके विपरीत गर्म प्रदेशों में मानव की नाक छोटी एवं चौड़ी पाई जाती है, ताकि गर्म हवा प्रवेश कर अधिक स्थान होने के कारण वायु थोड़ा ठंडी होकर फेफड़े में पहुंचे। इसी प्रकार से मानव की त्वचा का रंग भी एक अनुकूली गुण है। काली त्वचा वाले मानव उष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं, जो उसे सूर्य के तेज किरणों तथा पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जबकि उजले त्वचा वाले मानव ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्राणी पर्यावरण के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकता है। एक अन्य उदाहरण के अनुसार छिपकली जिस पर्यावरण में रहती है, उसके अनुरूप उनमें रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट है अस्तित्व हेतु संघर्ष। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है अंतःजातीय संघर्ष। जीवों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने ही जाति के सदस्यों के बीच भी संघर्ष करना पड़ता है।
उदाहरण स्वरूप जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष। जीवों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए दूसरे जाति के सदस्यों से भी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि बकरी को मारकर मानव खा जाता है और मानव को मारकर शेर खा जाता है। तीसरा पॉइंट है सभी जीवों का पर्यावरणीय दशा के साथ संघर्ष। डार्विन महोदय का यह भी मानना है कि सभी जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय दशा से भी संघर्ष करना पड़ता है तथा जो जीव पर्यावरणीय दशा के साथ संघर्ष करने में सर्वाधिक अनुकूलता या सामंजस्य स्थापित करने में सफल होते हैं वही अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होते हैं। देखिए अब घो चौथा पॉइंट है समान जातियों के बीच भिन्नता। डार्विन महोदय ने अपने एक अभियान के अध्ययन में पाया कि दक्षिण अमेरिका के गालापागोस द्वीप समूह में रहने वाले छोटे पक्षी फिंचेज का प्रव्रजन यानी माइग्रेशन भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशा वाले द्वीप समूह में हो गया, जिससे उसके शारीरिक संरचना में भी विविधता पाई गई है। इससे भी प्रमाणित होता है कि पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन से जीवों में विविधता पाई जाती है। अंतिम बिंदु है नई जाति की उत्पत्ति। डार्विन का मानना है कि पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन से जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। इस आधार पर डार्विन महोदय का यह भी मानना है कि जीवों में उत्पन्न विविधता काफी समय पश्चात इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप इसको धैर्यपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक सुने होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जो मटेरियल मैंने इसमें दिया हूँ उतना काफ़ी है इसमें लिखने के लिए। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।